हेलो हाय, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पॉलिटी की पहला मॉडल पेपर देखेंगे दोस्तों। और इसमें इस मॉडल पेपर में पेट से पेट के एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सभी। और ये इसमें एक सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपको पूरी क्लास अंत तक देखना है। और ये क्लास इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का ये पहला क्वेश्चन है और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में अंत तक बने रहना है। सारे ही ऐसे ही टाइप के सारे क्वेश्चन मैं रखा हूँ अपने इस सेट में। तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शन है इसमें वो है नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है दोस्तों। साथ साथ में आपको कमेंट करके आंसर बताते चलना है और अपने लेवल को चेक करना है दोस्तों, आज कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया दोस्तों। ये आपको बताना है कौन सा अधिनियम था इसके फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं चारों। आपकी जो चारों ऑप्शन है वो हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कि वर्मा को भारत से किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से जो है अलग किया गया और इसी में उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ये आपको बताना है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से इनमें से ली गई है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। संघात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों वो कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चनों को आप, अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप इसको जरूर लिख के रखना। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है इसमें चौथे क्वेश्चन में बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो आपके जो ऑप्शन है वो हैं पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर का जो है निर्वाचन हुआ था वो हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचों क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचों क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 और
चौथा ऑप्शन है 30 जून 1949। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो संविधान सभा के अधिवेशन की बात किया जाए तो पहला अधिवेशन जो शुरू किया गया तो पहला प्रारंभ हुआ वो जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? आपको इसके आगे बताना है कि कितने टोटल अधिवेशन किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं 7, 9, 11 और 15। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर की बात किया जाए, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों टोटल 11 अधिवेशन किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु। और इसमें जो है समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जो खर्च हुआ था दोस्तों 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, ये क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और के एम मुंशी। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। और यहाँ पे सलाहकार की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब जो है अपनाया गया था? आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं 1948, 1949, 1950 और 1951। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस वर्ष जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और यहाँ पे राइट आंसर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो है यहाँ पे 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। जो पूरी डेट थी दोस्तों वो थी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था दोस्तों। तो ये 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि, आपको बताना है क्यों किया गया 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। और आपके जो ऑप्शन है वो है, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए है। बी है, इस तिथि को वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह दिन शुभ था। तो ये तीनों ऑप्शन है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 30 वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग में 1 नवंबर 1956 को कितने संघ राज्यों का गठन किया गया था? दोस्तों आपको बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो हैं 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी ऑप्शन है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी ऑप्शन है आपका 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और डी ऑप्शन है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है कितने राज्य और कितने संघ राज्यों का गठन किया गया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का जो है गठन किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? और आपके जो ऑप्शन है 67वां,
69वां, 68वां और 17वां कौन से संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो है दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 12वां क्वेश्चन की बात किया जाए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। आपको बताना है भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ। और आपके जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था दोस्तों। और ये जो है 16 दिसंबर 1952 को, 16 दिसंबर 1952 में 1952 में जो है प्रथम राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। आपको बताना है कौन सा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे चालू लागू है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। और आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत जो है कौन करता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए यहाँ पे तो जो है यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है जो संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार जो है इसे हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सी जो है राइट हो जाएगा, ये जो है मूल अधिकार में नहीं आता। अब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। आपको बताना है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। और आपके जो ऑप्शन है विधियों का समान संरक्षण में, भाषण की स्वतंत्रता में, संघ बनाने की स्वतंत्रता में, कार्य और सामग्री की सुरक्षा में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और राइट आंसर बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। और राइट आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? इनमें से किसको मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है दोस्तों? और आपके जो ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसे दी गई है? तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। आपको बताना है इनमें से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की संरक्षण की शक्ति दी गई दोस्तों। तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपको बताना है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान पर आधारित है, आपको बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो डीपीएसपी जो लिया गया है दोस्तों, इसे डीपीएसपी बोला जाता है, तो वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। आयरलैंड से जो है लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। और चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो है अनुच्छेद 51 में, 57 में, 51 का में और 24 में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 का में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? आपको बताना है कि हमारे संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35 का। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर की जो बात है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 39 का में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है का प्रावधान है। और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया संविधान में दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? किस जो है अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात करता है दोस्तों वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। आपको बताना है राष्ट्रपति को जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। आपको ऑप्शन बताना है इनमें कौन कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन सी जो है वो सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी जो है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और आपको बताने इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। और पहला ऑप्शन है इसमें 1 2 3, 1 3 और 1 2 4, 1 3 4। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए, पहला ऑप्शन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, ये पहला वाला सही है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित जो है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों गलत हो जाएगा यहाँ पे। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है दोस्तों। दिल्ली और पुडुचेरी की विधान, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। केवल 1 3 और 4 दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प दिया गया है वो है लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को,
प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से चारों में से किसे जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। तो राइट आंसर की यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों। ये आर्टिकल 56 एक का में जो है इसका प्रावधान किया गया कि जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति जो है इसकी जानकारी तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर की यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत सरकार का। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों के समाधान कौन कर सकता है? विवादों का समाधान कौन कर सकता है दोस्तों? ये दिया गया है क्वेश्चन आज का 27वां। और आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। और जो आपका विकल्प है वो है भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद की स्थिति आती है दोस्तों, तो वहाँ पे इस विवाद का जो समाधान करेगा वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। आपके जो ऑप्शन है दोस्तों, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है उपराष्ट्रपति इनमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन है वो है भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ तक का विधि मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है राइट आंसर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। और जो राइट आंसर की यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत का वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और ये क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बताना है दोस्तों किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और आपके जो ऑप्शन है, विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और संसद द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों। और आज की क्लास बस यहीं तक। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं दोस्तों। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।